हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक बार पुनः आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम पल्स विद अंकित पर। और आज की वीडियो का विषय है ऊष्म व्यंजन। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन के बारे में बताया था। अब आज हम सीखेंगे ऊष्म व्यंजन। तो पहले जानते हैं कि ऊष्म व्यंजन होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या कहती है। तो कहता है, परिभाषा कहती है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण रगड़ से उत्पन्न ऊष्म वायु द्वारा होता है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन ऐसे व्यंजन हैं कि जिनके उच्चारण में घर्षण होता है और उस घर्षण से जो वायु उत्पन्न होती है उसी से इनका उच्चारण होता है, इसलिए इनका नाम ऊष्म व्यंजन रखा गया है। इन्हें संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में कभी कभी ऊष्म व्यंजन ना पूछकर संघर्षी व्यंजन पूछ लेता है, तो याद रहे इनका दूसरा नाम संघर्षी व्यंजन है। एक बार फिर देखते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण रगड़ से उत्पन्न ऊष्म वायु द्वारा होता है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इन्हें संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। इनकी संख्या 4 है। अब आइए देखते हैं कि ये चारों कौन कौन हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन संख्या बता रहा है 4। 4 में देखते हैं कौन कौन है। ठीक, पहले नंबर पे तालव्य सा ए, दूसरे पे मूर्धन्य सा ए, तीसरे पे है दंत सा और चौथे पर है हा। हा, ये 4 इन्हें 2 नामों से जानते हैं, ऊष्म व्यंजन, संघर्षी व्यंजन। संख्या कितनी इनकी? 4 है। तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा। आइए अब इनका उच्चारण स्थान जान लेते हैं। ये कहां से उच्चारित होते हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या है। ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण स्थान उच्चारण स्थान ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण स्थान। अब लेते हैं, जैसे ए, इसका है ताल, या इसी को तालव्य कह सकते हैं आप। तालव्य, तालव्य का मतलब होता है ताल से उच्चारित होने वाला। तो अब ये वाला ये मूर्धन्य सा बोलते हैं इसको, मूर्धा, मूर्धा अथवा इसको मूर्धन्य भी कहते हैं, मूर्धन्य। और फिर है शा, दंत, या इसी को दंत भी कहते हैं, दंत, दांत से उच्चारित होने वाले। ठीक, और फिर है हा। हा, ये है कंठ, इन्हीं को कंठ भी कह सकते हैं, कंठ। याद रखिए, इसका उच्चारण तालु से होता है, इसलिए तालव्य सा है। इसका उच्चारण मूर्धा से होता है, इसे मूर्धन्य बोलते हैं। इसका उच्चारण दांत से होता है, इसे दंत बोलते हैं। और इसका उच्चारण कंठ से होता है, इसे कंठ भी बोलते हैं। आई होप ऊष्म व्यंजन आपने समझ लिया हुआ। ऊष्म व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? संघर्षी व्यंजन। कितनी संख्या है? 4 है। एग्जाम में पूछता है निम्नलिखित में कौन संघर्षी व्यंजन नहीं है, या निम्नलिखित में कौन संघर्षी व्यंजन है। कभी कभी इनका स्पर्श स्थान पूछ लेता है, उच्चारण स्थान पूछ लेता है।
तो ये चीजें आपने देखा। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। इनका दूसरा नाम क्या है? संघर्षी व्यंजन। ठीक, इनका उच्चारण होता कैसे है? इनका उच्चारण घर्षण होता है, और घर्षण होने के बाद जो ऊष्म गर्म वायु उत्पन्न होती है, ऊष्म का अर्थ होता है गर्म, और जो गर्म वायु उत्पन्न होती है उसी वायु से इनका उच्चारण होता है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या 4 है। आइए, यहां तो आपने तीनों व्यंजन पढ़ लिए हैं। स्पर्श व्यंजन संख्या कितनी? 25। और अंतस्थ व्यंजन संख्या कितनी? 4। ऊष्म व्यंजन संख्या कितनी? 4। अब आगे संयुक्त व्यंजन सीखेंगे। संयुक्त व्यंजन का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यहां से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। आइए संयुक्त व्यंजन के बारे में जानते हैं। हम संख्या यहाँ 4 डाल रहे हैं, लेकिन याद रखिए ये 3 होते हैं व्यंजन, 3 पार्ट में होते हैं। पहले नंबर पर स्पर्श व्यंजन, दूसरे पर अंतस्थ और तीसरे पर ऊष्म। हम इसको व्यंजन की कैटेगरी में डाल देते हैं, लेकिन ये व्यंजन की कैटेगरी में आएगा, लेकिन इनकी संख्या में नहीं आएगा। ठीक, ये बात ध्यान दीजिएगा। चौथा है हमारा, वो है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये होता क्या? परिभाषा क्या कहती है? तो परिभाषा ये कहती है कि जिन व्यंजनों का निर्माण जिन व्यंजनों का निर्माण जिन व्यंजनों व्यंजनों का निर्माण का निर्माण दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के योग से मिलकर होता है उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं इनकी संख्या 4 है। तो यहां देखें, आप सीख रहे हैं संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं यहां से। जिन व्यंजनों का निर्माण दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के योग से मिलकर होता है उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, अथवा ऐसे व्यंजन जिनका निर्माण दो भिन्न भिन्न व्यंजनों से मिलकर होता है उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो व्यंजन मिलेंगे और जिस व्यंजन का निर्माण होगा वो होगा संयुक्त व्यंजन, लेकिन जो दो व्यंजन मिलेंगे वो दोनों भिन्न भिन्न होंगे, और उनके मिलन से जन्म लेने वाला तीसरा व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। इनकी संख्या 4 है, ये जानते हैं। संयुक्त व्यंजन ये संख्या बता रहा 4, 6, 3, ज्ञा और श्रा।
ये 4 संयुक्त व्यंजन, इनका निर्माण 2 भिन्न भिन्न व्यंजनों से मिलकर होता है। अब देखते हैं छ का निर्माण कैसे होता है। एग्जाम में ये भी पूछता है दोनों व्यंजनों को कौन कौन व्यंजन मिल करके छ का निर्माण करते हैं, वो उनका क्या उलट करके या उनको क्या हटा करके दूसरे व्यंजन को जोड़ करके क्या आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, देखते हैं छ तो कैसे बनता है, का और धन श, दोनों भिन्न है, ये दोनों व्यंजन भिन्न है, दोनों मिल करके इसका निर्माण करते हैं, ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक, अब त्र की बात कर लें तो ता और धन रा, रा। ज्ञा की बात कर लें तो जा धन या, जा धन या। अब आश्रा की कर लें तो शा धन रा, शा धन रा। आप देखें ये हो गए हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, ये ऐसे व्यंजन होते हैं इनका निर्माण 2 भिन्न भिन्न व्यंजनों से मिलकर होता है, इनकी संख्या 4 है। छा आपने देखा तो क धन सा, ये दोनों भिन्न है, ये दोनों मिल करके इसका निर्माण करते हैं। त्रा की बात कर ले ता और रा, दोनों मिल करके इसका निर्माण करते हैं। ज्ञा की बात कर लें तो जा और या दोनों मिल करके इसका निर्माण करते हैं। स्रा की बात कर लें सा और रा मिल करके स्रा का निर्माण करते हैं। ठीक, ये हो गए हमारे संयुक्त व्यंजन। अगला जो व्यंजन हमारा है वो उत्क्षिप्त व्यंजन, आइए उसको देखते हैं। अगला हमारा वो है 5वां उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, इसी को कहते हैं द्विगुण, द्विगुण व्यंजन। ए उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, ये क्या होता है? उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन में कौन कौन आते हैं और इनकी परिभाषा क्या है, आइए इनकी परिभाषा को पहले देखते हैं। तो परिभाषा क्या कहती है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करके तुरंत नीचे गिरती है, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। अब समझिए, उत्क्षिप्त का अर्थ होता है ऊपर फेंका हुआ। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं, कहता जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा ऊपर उठती हो, उठ करके मूर्धा को ठोकर मार के, मूर्धा को स्पर्श करके तुरंत नीचे गिरती है, उन्हें हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ए वर्णमाला में नहीं, याद रखिए, ए वर्णमाला में नहीं है। इनका निर्माण वर्गीय व्यंजन के वर्ण डा और ढा के नीचे बिंदु लगाकर किया जाता है। इनकी संख्या 2 है। ये वर्गीय व्यंजन है, डा के नीचे अगर हमने क्या लगा दिया, बिंदु लगा दिया, रा हो गया, और ढा के नीचे हमने बिंदु लगाया, ढा हो गया।
तो याद रखिए ए वर्णमाला में नहीं है, इनका निर्माण वर्गीय व्यंजन के वर्ण ड और ढ के नीचे बिंदु लगाकर किया जाता है। इनकी संख्या 2 है। एक बार फिर समझते हैं। आप पढ़ रहे हैं उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, ये होते क्या है, इनका उच्चारण होता कैसे। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा ऊपर उठती है, उठ करके मूर्धा को स्पर्श करके तुरंत नीचे आ जाती है, उन्हें हम उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ए वर्णमाला में नए हैं, इनका निर्माण वर्गीय व्यंजन के वर्ण ड और ढ के नीचे बिंदु लगाकर किया जाता है। इनकी संख्या 2 है। देखते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन संख्या कितनी बता रहा है, 2। तो 2 हैं। रा रा और ढ़, ढ़, रा और ढ़। उत्क्षिप्त व्यंजन आपने समझ लिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अनुस्वार को देखते हैं। अनुस्वार क्या होता है। अनुस्वार, अब हम सीखेंगे अनुस्वार। आइए जानते हैं अनुस्वार क्या होता है। अनुस्वार 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 ये होता क्या है, एक ए वाला अनुस्वार का निशान, ए वाला, यही अनुस्वार ऊपर जो बिंदु लगा है, पाई ऊपर बिंदु, ठीक। अब देखते हैं उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। तो नाक 70% से अधिक, से कुछ अधिक, अधिक 70% से कुछ अधिक, और 30% से कुछ कम, कुछ कम ध्वनि निकलती है। कम से कुछ कम, से अधिक, और 30% से कुछ कम ध्वनि निकलती है, ध्वनि निकलती है। यह समझें। आप पढ़ रहे हैं अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है। अनुस्वार जिन या अनुस्वार एक ऐसा व्यंजन है, इसके उच्चारण में नाक से 70% से अधिक और मुंह से 30% से कुछ कम ध्वनि निकलती है। याद रखिएगा, ठीक। अनुस्वार का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। इसके उच्चारण में नाक से 70% से अधिक और मुंह से 30% से कुछ कम ध्वनि निकलती है। इसका प्रयोग स्वर के बाद, इंपॉर्टेंट है, इसका प्रयोग हमेशा स्वर के बाद होता है। इसकी संख्या 1। फिर समझिए, आप पढ़ रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है अनुस्वार। अनुस्वार का देखें उच्चारण स्थान, 2 उच्चारण स्थान इनका है, नाक और मुंह। यहाँ पे एक छूट गया है, थोड़ा देखते हैं। यहाँ मुंह रहेगा, ठीक, मुंह, एक मुंह 30% से कुछ है। इसका उच्चारण, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नाक और मुंह दोनों से होता है। इसके उच्चारण में नाक से 70% से अधिक और मुंह से 30% से कुछ कम ध्वनि निकलती है। इससे स्पष्ट हो गया कि अनुस्वार का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है।
नाक से 70% से अधिक और मुंह से 30% से कुछ कम ध्वनि निकलती है। इसका प्रयोग हमेशा स्वर के बाद होता है। जब भी होगा स्वर के बाद होगा और इसकी संख्या 1 है। देखते हैं। अनुस्वार। अनुस्वार संख्या बता रहा है 1, तो ए पाई ऊपर बिंदु, ए अनुस्वार। अब यहाँ एग्जाम्पल लेते बोलता है कि इनका प्रयोग स्वर के बाद होता है। जैसे यहाँ हमने लिख दिया दंत, तो किसी भी वर्ण के ऊपर जो बिंदु लगता है वो अनुस्वार होता है। और याद रखो अनुस्वार वाले जितने भी शब्द होते हैं सब तत्सम होते हैं, और चंद्र बिंदु वाले जितने शब्द होते हैं सब तद्भव होते हैं। अगर किसी शब्द में किसी वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लग गया तो जान लीजिएगा वो शब्द हमारा तद्भव होगा, और अगर किसी शब्द में किसी वर्ण के ऊपर बिंदु लग गया तो याद रखिएगा वो तत्सम होता है। जैसे दंत है तो बराबर दा, धन आ, हमने इसमें दा के नीचे हलंत लगाया, आ को निकाल लिया, और धन्ना और धनता। अब यहाँ देखिए ये है स्वर, और इसके बाद जो आधा ना लगा ना ये है अनुस्वार। ये है स्वर के बाद, स्वर के बाद। याद रखिए अनुस्वार का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। इसके उच्चारण में नाक से 70% से अधिक और मुंह से 30% से कुछ कम ध्वनि निकलती है। इसका प्रयोग स्वर के बाद होता है। इसकी संख्या 1 है। जैसे यहाँ हमने आपको दिखाया, और यहाँ देखिए दंत है तो दंत, दा में क्या लगा आ को निकालने हम दा के नीचे क्या लगा दिया, हलंत लगा दिया, आ को बाहर कर लिया, और उसके बाद आ के बाद ना आ रहा है, इसलिए हमारा अनुस्वार है और ये है स्वर, तो स्वर के बाद। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे विसर्ग को देखते हैं। अगला हमारा है विसर्ग। देखते हैं विसर्ग क्या होता है। विसर्ग, विसर्ग तो विसर्ग है तो क्या है, इसका प्रयोग भी स्वर के बाद होता है। स्वर के बाद होता है, के बाद होता है, और उच्चारण हा की तरह होता है। हा, उच्चारण हा की तरह होता है, तरह होता है। इसकी भी संख्या 1 है। इसकी भी संख्या 1 है। विसर्ग क्या होता है यहाँ समझिए। कहता है विसर्ग, आप पढ़ रहे हैं विसर्ग, इसका प्रयोग अर्थात विसर्ग का प्रयोग भी हमेशा स्वर के बाद होता है। विसर्ग का प्रयोग हमेशा स्वर के बाद होता है, और कहता है उच्चारण जो इसका होता है वो हा की तरह होता है। इसकी भी संख्या 1 है, संख्या इनकी 1 है। देखते हैं। विसर्ग, तो ये विसर्ग है हमारा, ठीक, ये हमारा विसर्ग है। एक बिंदु ऊपर एक बिंदु नीचे, ठीक, ये हमारा विसर्ग है। कहता है इसका प्रयोग स्वर के बाद होता है, उच्चारण हा की तरह होता है। ठीक, देखते हैं। जैसे हमने देख लिया हमने लिख दिया आता, अतः। अब देखें ता में कौन समाहित है, आ, तो बराबर हम इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर आ
बराबर अ धन ता धन आ और धन विसर्ग। अब देखें ये स्वर के बाद, ये स्वर है, ये आ रहा है स्वर के बाद, विसर्ग है ठीक, तो स्वर के बाद, स्वर के बाद। आई होप आप विसर्ग को समझ गए होंगे। फिर समझिए विसर्ग क्या होता है। विसर्ग का प्रयोग हमेशा स्वर के बाद होता है। इसका उच्चारण जो हा की तरह होता है, इसकी संख्या 1 है। अब यहाँ एक हिंट आ रहा है जी, अनुस्वार और विसर्ग अयोग वाह कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है ठीक, कि अयोग वाह के अंतर्गत आते हैं, ऐसे पूछ लिया या ऐसे पूछेगा निम्नलिखित में कौन अयोग वाह है। इसे संकेत बोलता है। संकेत, चाहे आप संकेत लिखो, चाहे आप हिंट लिखो और चाहे आप नोट लिखो, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो क्या बोलता है, अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार, अनुस्वार और विसर्ग, और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग, विसर्ग अयोग वाह कहलाते। इंपॉर्टेंट है, अयोग वाह, अयोग वाह, अयोग वाह कहलाते हैं। अनुस्वार और विसर्ग क्या कहलाते हैं, अयोग वाह कहलाते हैं। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अनुस्वार और विसर्ग दोनों को हम क्या बोलते हैं, अयोग वाह। अब यहां जानते हैं ये अयोग वाह क्या होता है ठीक, अयोग वाह होता क्या, इसको जान लेते हैं। अयोग वाह अयोग वाह क्या कहती है परिभाषा, जो योग्य ना होते हुए भी, जो योग्य ना होते हुए भी, ना होते हुए भी साथ रहें, साथ रहें, उन्हें अयोग वाह कहते हैं, अयोग वाह कहते हैं, कहते हैं। इसके अंतर्गत संकेत में है, या ऐसे लिख लीजिए में, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग, और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग दोनों आते हैं, दोनों आते हैं, आते हैं। विसर्ग, अब विसर्ग की बात करें, सॉरी अयोग वाह, तो अभी अयोग वाह क्या होते हैं। जैसे आप वर्णमाला, हिंदी की वर्णमाला देखे होंगे, उसमें लास्ट में अंक और आह ये दो आते हैं, यही अयोग वाह है। अंक जो अनुस्वार है और अह जो है विसर्ग है। तो अयोग वाह इन्हें क्यों कहा जाता है, वर्णमाला के और वर्ण कहते हैं कि तुम हमारे साथ रहने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं। लेकिन अगर किसी में योग्यता नहीं है लेकिन आपके लिए फिर भी उसकी इंपॉर्टेंस हो, तो वह आपके लिए अयोग वाह है। इनमें योग्यता नहीं है, योग्य नहीं है, फिर भी वर्णमाला में और वर्णों के साथ रहते हैं, इसलिए इन्हों का अयोग वाह कहा जाता है। और अयोग वाह के अंतर्गत अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों आते हैं। आई होप अयोग वाह का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं द्वितीय व्यंजन। ये द्वितीय व्यंजन क्या होता है, इसको देख लेते हैं।
द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, व्यंजन ये क्या होता है, इनकी परिभाषा क्या आती है। जब एक व्यंजन अपने समरूप किसी दूसरे व्यंजन से मेल करता है, व्यंजन से मेल करता है, तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। अब समझिए, परिभाषा ये कहती है कि जब एक व्यंजन अपने समान रूप वाले दूसरे व्यंजन से मेल करता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जब एक व्यंजन अपने हमशक्ल दूसरे व्यंजन से मिल जाता है तो दोनों के मिलन को हम क्या बोलते हैं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। कैसे, जैसे देखते हैं, जैसे यहां देखें तो जैसे में है, जैसे यहां बच्चा, अब यहां देखें दोनों हम शक्ल हैं। जब एक व्यंजन अपने समरूप किसी दूसरे व्यंजन से मेल करता है, ठीक, जैसे यहां देख लेते हैं सज्जन, यहां देखें, जैसे लिखें दिल्ली, ये लोग हमारे क्या हैं, ए और ए, ये हमारे हैं द्वित्व व्यंजन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा। हाँ, चलते चलते आपसे रोज की भांति एक खास रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।